GSHindy.com के माध्यम से हम भ्रष्टाचार विषय पे कौटिल्य के विचारों की विवेचना कर रहे हैं। और पिछले वीडियो तक हमने देखा कि भ्रष्टाचार मानव स्वभाव में पाया जाता है। विपरीत मानवीय एवं नैतिक आचरण को भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखते हैं। अपने स्वार्थ के लिए बुरा आचरण और व्यवहार करना, यह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। कामांधता की हद तक इच्छा, लालसा और चाहत से प्रेरित व्यक्ति भ्रष्टाचार की तरफ जाता है, यह भी हमने देखा। स्वभाव, आचरण और क्रियाकलापों से भ्रष्टाचार का गहरा संबंध होता है और भ्रष्टाचार सार्वजनिक हित की कीमत पर होता है। इसका मतलब ये कि कुल मिलाकर के सार्वजनिक हित की कीमत पे अपने स्वार्थों को सिद्ध करना और धन बनाना, ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अब आगे चलें, उसके पहले अगर हम कौटिल्य के बारे में जान लें तो ये बेहतर होगा। तो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त का जो अर्थशास्त्र है वो मैसूर सरकार के पुस्तकालय से, वहाँ पर जो हस्तलिखित पांडुलिपि थी उसका प्रकाशन 1909 में हुआ था और 1915 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद छपा। जब ये अंग्रेजी में अनुवाद छपा और ये पुस्तक पश्चिम तक पहुंची तो पश्चिम के जो अर्थवेत्ता थे, जो अर्थशास्त्री थे, उन लोगों ने इसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में उन्होंने एक बात ये कही कि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें जो बातें संकलित की गई हैं वो बातें यथार्थ हैं, प्रासंगिक हैं और उनके हिसाब से शासन व्यवस्थाएं चल सकती हैं, तंत्र चल सकता है और एक लंबे समय तक कोई भी राष्ट्र जो है इस व्यवस्था को लेकर के अगर चलता है तो वो टिका रह सकता है। अब चाणक्य के बारे में अगर हम जानकारी इकट्ठी करें इतिहास से, तो चाणक्य ने अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण काम किए थे। पहला तो ये था कि उन्होंने नंद वंश का जो साम्राज्य था उस साम्राज्य का पतन किया था अपनी चातुर्य से, अपनी राजनीतिक गतिविधियों से और अपनी कूटनीतिक गतिविधियों से। दूसरी बात ये कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया, सम्राट घोषित करवाया और उसके बाद में वहाँ पे शासन व्यवस्था कैसी चलेगी, कैसे राजकाज का काम होगा, उसके लिए उन्होंने ये अर्थशास्त्र लिखा था। उसके बाद में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम जो किया था वो ये था कि उस समय भारत छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था, तो उसने पूरे देश में घूम घूम के सारे जनपदों को ये समझाया कि आप सब अपना विलय चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कर लें। और ऐसा हुआ, सबने अपना विलय चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में किया और इस तरह उस समय भारत एकीकृत हुआ। चाणक्य पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का एकीकरण किया और सारे जनपदों का विलय चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में करवाने के बाद में सारी नीतियां देश के लिए वहाँ बनती थी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में या उनकी संसद में और पूरे देश में वो लागू होती थी। और उसके बाद में फिर इतिहास में हम ये भी जानते हैं कि सम्राट अशोक का राज्य आया, उनका शासन चला और उन्होंने धर्म, संस्कृति और अध्यात्म के माध्यम से इस देश का विस्तार किया। और उस समय चाणक्य की व्यवस्था जब चल रही थी उस समय पे बृहद भारत जो था वो अफगानिस्तान से बंगाल तक और काठियावाड़ से लेकर के इधर दक्षिण तक, इतना पूरा बड़ा भारत जो था ये चाणक्य की नीतियों का परिणाम था। तो ये एक तथ्य जो हमारे दिमाग में होगा और जब हम चाणक्य की नीतियों की विवेचना करेंगे तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि चाणक्य महत्वपूर्ण क्यों। अब भ्रष्टाचार से सरकारी राजकोष का दुरुपयोग। कौटिल्य के अनुसार जिस प्रकार जीभ पर रखी शहद का स्वाद लेना असंभव है, उसी तरह सरकारी तंत्र के लोग राजकोष से कुछ न कुछ धन का हरण करते ही हैं। अब ये एक प्राकृतिक नियम है कि शहद यदि आपकी जबान पर रख दी जाए तो आप उसका स्वाद ना लें, ये असंभव है, उसे कहना ही पड़ेगा कि ये मीठा है। उसी तरह से सरकारी तंत्र के लोगों के हाथ में राजकोष की पूरी आवक जावक होती है, जितना धन आ रहा है, कितना धन जा रहा है और वो उन्हीं के द्वारा होता है। और जब ऐसा फ्लो राजकोष के लोगों के पास में हो तो उसमें से कुछ न कुछ धन का हरण या अपव्यय या हेरा फेरी हो सकती है, ऐसा कौटिल्य का विचार है। या कौटिल्य कहते हैं कि हरण करते ही हैं, मतलब ये कि ऐसा होगा ही, ऐसा कौटिल्य का विचार है।
दूसरी बात, राज्य के कर्मचारी उस मछली की तरह हैं कि कोई नहीं जानता मछली कब और कितना पानी पिएगी अथवा पिएगी या नहीं। ये भी एक प्राकृतिक नियम है कि पानी में मछली का आचरण, मछली का व्यवहार कोई नहीं समझ सकता कि वो कब कहाँ मुड़ेगी, कहाँ जाएगी, कितना पानी पिएगी, कब पिएगी या नहीं पिएगी, इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसी तरह से राज्य के कर्मचारी जो राजकोष के साथ में अपना व्यवहार करते हैं तो उसमें ये बात प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा कि उसका उपयोग कर्मचारी कब करेंगे, कैसा करेंगे, कितना करेंगे, सही करेंगे, नहीं करेंगे, गलत करेंगे और नहीं करेंगे। तीसरी बात, अस्तबल में बंधा घोड़ा अनुशासित होता है किंतु उसे खोल देने पर उसका व्यवहार निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे अनुशासन की बात की है और यह भी एक प्राकृतिक नियम है कि प्रकृति के प्राणी अगर अनुशासन में होते हैं तब तो वो वैसा ही रहते हैं जैसा कि आप निर्देशित करते हैं, लेकिन यदि उस अनुशासन को खोल दिया जाए तो फिर वो कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा आचरण करेंगे, ये निश्चित नहीं होता है। और उसी बात को कौटिल्य ने यह कहा कि घोड़े को खोल देने पे जैसे वो हरियाली की तरफ भागता है, तो उसी तरह अगर सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासन नहीं हो और वो अनुशासन का पालन अगर नहीं करते हैं तो फिर उनका व्यवहार वैसा ही हो जाता है जैसे घोड़े का हरियाली की तरफ भागना। यानी कि जहाँ से कुछ प्राप्ति हो जाए, जो स्वभावगत जो चाहत है, जो लालसा है, जो इच्छा है, वो यहाँ से पूरी हो जाए, वो उस तरफ जाते हैं और फिर वो जो है भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो इन्हीं बातों को यहाँ हमने लिखा है कि विपरीत मूल्यों के आचरण से धन की आवश्यकता और लालसा बढ़ती है। विपरीत मूल्यों का मतलब ये कि अगर शराब का, शबाब का और कबाब का आपको शौक है, ये विपरीत आचरण हैगा। उसी तरह से अगर जुए का, सट्टे का, लॉटरी का शौक है, ये भी विपरीत आचरण में आता हैगा। उसी तरह से खान पान की आदतें हैं, उसी तरह से और भी आपके आचरण हैं जो आपकी आवश्यकता धन की बढ़ाते हैं। और जो ऐसे मूल्य हैं या जो ऐसा आचरण है जो धन की आवश्यकता अगर बढ़ाता है तो फिर आपकी लालसा बढ़ती है, और लालसा बढ़ करके जब उसकी तीव्रता बढ़ती है तो वो कामांधता में बदलती है और फिर भ्रष्टाचार की तरफ ले जाती है। उसी तरह से सरकारी सेवक राजकोष के धन का उपयोग स्वयं के लिए अन्य तरीकों से करने लगते हैं, और जब ऐसा आचरण सरकारी कर्मचारियों का अगर होता है तो फिर वो राजकोष में आने और जाने वाले धन का उपयोग उसमें से हेरा फेरी करके स्वयं के लिए, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग तरीकों से उसमें कुछ भी कर सकते हैं। वो चोरी भी हो सकती है, हेरा फेरी भी हो सकती है, जालसाजी भी हो सकती है, षड्यंत्र भी हो सकता है। इस तरह के तरीकों से वो अपने हित के लिए करने लगते हैं। और इसलिए चाणक्य का कहना है कि सरकारी सेवकों पर नियंत्रण आवश्यक है, मतलब अनुशासन होना अति आवश्यक है। ये चाणक्य के विचार। और चाणक्य ने फिर आगे ये भी कहा कि लगभग 40 तरीकों से राजकोष के धन का दुरुपयोग हो सकता है। और फिर उन्होंने ये बताया कि चोरी हो सकती है, उसमें हेराफेरी के तरीके हो सकते हैं, जालसाजी के तरीके हो सकते हैं, उसमें षड्यंत्रों के प्रकार हो सकते हैं। तो ऐसे कोई 40 तत्व बताए, 40 तरीके चाणक्य ने बताए कि इन प्रकारों से सरकारी राजकोष का दुरुपयोग या उसका अपव्यय कर्मचारी कर सकते हैं। अब देखते हैं भ्रष्टाचार से सरकारी राजकोष का दुरुपयोग होता है और उस दुरुपयोग से अर्थव्यवस्था पे, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ऐसी कई बातें हैं अर्थव्यवस्था में जिन पे इस राजकोष के दुरुपयोग का सीधा सीधा असर होता है। और उसमें अगर हम देखें तो राष्ट्र के जो आर्थिक संसाधन हैं उनकी दिशा बदल जाती है, उनकी धारा विपरीत हो जाती है। यानी कि अगर कोई संसाधन सार्वजनिक हित के लिए किसी तरह से जाना है, लेकिन अगर उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें हेराफेरी है, तो फिर वो संसाधन सार्वजनिक विकास के बदले किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के विकास में चला जाता है, और या उसमें से कुछ हेराफेरी और चोरी करके अगर 100% सार्वजनिक हित के लिए जाना है तो वो उसका प्रतिशत जो है वो कम हो जाता है, और कुछ धन या कुछ संसाधन उसमें से कहीं और किन्हीं दूसरे लोगों के स्वार्थ के लिए वो निकल जाते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण से देखें कि संसाधनों में हमारे देश में जो प्राकृतिक संपदा है, जो खनिज हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब उन संसाधनों का उपयोग
आम आदमी के विकास के लिए होना चाहिए या उसकी भलाई के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर कोयले का आवंटन या स्पेक्ट्रम का आवंटन इस प्रकार से होता है कि उनसे प्राप्त होने वाला धन, उससे प्राप्त होने वाली राशि अगर गैर आनुपातिक रूप में सरकार के पास में आती है और अधिक उसका प्रतिशत सरकारी खजाने में नहीं आता है, तो फिर ये संसाधनों की धारा विपरीत होना हुआ कि अगर स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी थी 10 रुपये में, लेकिन स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई 2 रुपये में, तो 8 रुपये जो है वो कहीं और चले गए। तो जो 8 रुपये जन सामान्य के कल्याण के लिए सरकारी खजाने में आने थे वो कहीं और चले गए। तो इस प्रकार से ये संसाधनों की धारा विपरीत हो जाना। इसी तरह से देखें कि सार्वजनिक हित के लिए आने वाले और जाने वाले धन की दिशा बदल देते हैंगे। उसमें क्या होता है कि जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स का पैसा दे रहे हैंगे, तो उनको ये बताया जाता है कि भाई टैक्स ऐसे बचाओ, इतनी छूट मिल जाएगी, इतनी छूट मिल जाएगी, कुछ हेरा फेरी करके तो टैक्स देना है 10 रुपये का, लेकिन समझ में ये आ रहा है कि टैक्स दे रहे हैं 2 रुपये का या 2.5 रुपये का। तो ये दिशा बदल गई। फिर वो जो है उसके एवज में जो पैसा बचाया टैक्स का, उसके एवज में लोग जो है आपस में लेन देन कर लेते हैंगे। इसी तरह से अगर किसी योजना के तहत कुछ राशि आवंटित होती है सार्वजनिक हित के लिए, अब जब वो राशि आवंटित होती है कि उस राशि का जब खर्च किया जाता हैगा, तो जो बात है कि रोड बननी थी 4 किलोमीटर, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी थी, लेकिन समझ में आया रोड बनी 3.5 किलोमीटर और गुणवत्ता में जो है वो 2M दर्जे की रोड बनी। तो उसमें जो पैसा लग करके सही सुविधा जन सामान्य को मिलनी थी वो सुविधा भी नहीं मिली, पैसा खर्च हुआ और उसमें से भी जो है पैसे ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया और वो जो है किसी वर्ग विशेष, किसी समुदाय विशेष, किसी और के लिए जो है वो वहाँ से चला गया। तो इस तरह से कि जो कलेक्शन है वो जो आ रहा है उस कलेक्शन में से लीकेज होकर के वो अपना रास्ता अलग पकड़ लेता है और जो सरकारी खजाने से योजनाओं के लिए धन जा रहा है उसमें से भी एक अलग धारा निकल जाती है और वो कुछ धन जो है उसमें चला जाता है। सरकारी राजकोष के समानांतर काले धन की अर्थव्यवस्था चलने लगती है जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। अब ये हम सब जानते हैं कि ब्लैक इकोनॉमी, जिसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, कोई रसीद नहीं होती है और जिसका कोई पक्का बिल नहीं कटता हैगा, तो ये सारा लेन देन जो देश में हो रहा होता हैगा ये सब जो है काले धन के रूप में आता हैगा कि उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना वो सरकारी खजाने में से होकर के आ रहा है ना वो सरकारी खजाने में जा रहा हैगा। तो ये इस तरह की जब एक व्यवस्था बन जाए कि राजकोष का धन सरकार के खजाने के बाहर या सरकार के अकाउंट की जो लिखा पढ़ी है उसकी अकाउंटिंग जो है उसके बाहर ये जब रोटेट होने लगता हैगा, तो ऐसी व्यवस्था को जिसको लोग स्वयं अपने आप में जो है मैंने तुम्हें दिया, तुमने किसी और को दिया, उसने उसको दिया, ये ऐसे घूमता रहता हैगा, तो इसको बोलते हैं ये काले धन की अर्थव्यवस्था। राजकोष में आने वाले धन में कमी होने लगती है और जब ये आने वाले धन की में से दिशा बदल के कुछ धन चला जाता है बाहर और जाने वाले धन में से भी जो धन सार्वजनिक हित में लगना था और उसके रिटर्न में सरकार को पैसा मिलना था तो उसमें भी कमी आने लगती हैगी। उसी तरह से सार्वजनिक हित में लगने वाले धन की उपयोगिता कम होने लगती है। अब इसमें यही होता हैगा कि हमने 10 रुपये दिए थे, लेकिन वो 10 रुपये में अगर मान लो कोई सामान 2 किलो आना हैगा तो वो 10 रुपये में 2 किलो नहीं आ रहा हैगा, समझ में आया, वो 1.5 किलो ही आ रहा हैगा, तो मुझे 2 किलो लेने के लिए फिर और पैसा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो कीमत है, पैसे की जो कीमत है बाजार में वो कम होती हैगी और जो सुविधाएं सरकार को जन सामान्य को देनी है उसके लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता हैगा। और ऐसा जब होता हैगा तो राजकोष पे भार बढ़ने लगता हैगा कि आपको एक ही चीज़ के लिए या एक ही सेवा के लिए जहाँ 10 रुपये लगने हैं वहाँ आपको 15 और 20 रुपये लगाने पड़ते हैंगे। और जब ऐसा बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे राजकोष जो सिकुड़ने लगता हैगा और एक स्थिति ऐसी आती है कि आपको ये लगता है कि अब जो है इससे मैनेज नहीं होगा देश, तो फिर आप जो है वो कर्ज के लिए जाते हैंगे। फिर आपको कोई वर्ल्ड बैंक से कर्ज मांगते हैं या किन्हीं देशों से कर्ज लेते हैं या फिर वो FDI बुलाते हैं कि कोई आकर के पैसा लगा दे। तो इस तरह से ये जो पैसा बाहर से आता हैगा या कर्ज के रूप में आता हैगा ये आता है ये देश की जनता के नाम पे
आता है सभी के नाम पे, लेकिन वो आता है और फिर जब वो राजकोष से रोटेट होता है तो भ्रष्टाचार में से उसकी जो अपव्यय होता है या जो क्षरण हो जाता है तो फिर वो सुगड़ जाता है। तो ऐसे बार बार एक के बाद एक ये देश कर्ज में डूबने लगता है। और हमने ये देखा है पहले भी कि जब चंद्रशेखर जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, नरसिम्हा राव के पहले की बात है जहाँ तक मुझे याद है, तो उस समय देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी, राजकोष में धन जो है लगभग नगण्य जैसा हो गया था। और उस समय देश को उस स्थिति से निकालने के लिए देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था, और गिरवी रख करके फिर जब पैसा आया था तब देश चला था। आयात एवं निर्यात का अनुपात बिगड़ता है जब पैसे का इस तरह से रोटेशन पैरेलल होने लगता है इकोनॉमी में, तो वो धन जो है वो उत्पादकता में नहीं लगता हैगा। और जब उत्पादकता में नहीं लगता है तो फिर उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो आपका जो ज़रूरत है लोकल वो भी पूरी नहीं होगी, वो पूरी नहीं होगी तो उसको पूरी करने के लिए आपको आयात करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। उत्पादकता कम है तो निर्यात आपका ख़त्म हो रहा है और उन्हीं चीज़ों को आपको दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। तो ये जो बैलेंस है, ट्रेड डेफिसिट जिसको बोलते हैं कि हमारा आयात 100% है और निर्यात जो है वो 60% है, तो ये 40% का जो हुआ ये डेफिसिट कि हम 40% पैसा देश के बाहर भेज रहे हैं आयात निर्यात के उसमें। तो इस तरह से ये जब अनुपात बिगड़ता है तो देश खर्च ज़्यादा करता है, कमाता कम है, ये स्थिति बन जाती है ये। और ऐसी स्थिति में जब वो आती है तो फिर कई बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में और इस जो घरेलू दबाव होते हैं उनके चलते आपको आपकी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है। और ये हमने देखा है अपने होशो हवास में कि डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो लगातार कमज़ोर होता जाता हैगा। मतलब केवल एक समय बीच में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वो कुछ स्थिर रहा था रुपया और कुछ मजबूत हुआ था, और उसके अलावा मनमोहन सिंह के पीरियड में तब भी डिवेल्यूशन हुआ, और उसके बाद से भी लगातार धीमे लेकिन जो है ये डिवेल्यूशन जारी रहेगा। तो इस प्रकार से ये मुद्रा का अवमूल्यन होने का मतलब कि आपकी आर्थिक साख जो है विश्व में वो आपकी आर्थिक साख खत्म हो रही है। और ये सब होता जब है तो जो सार्वजनिक हित हैं, जन सामान्य के हित के लिए ये काम जो है वो कभी भी पूरे नहीं होते हैं। छोटे मोटे काम जो है वो हो पाते हैं, और या फिर वो हद से हद यही होता है कि वो इलेक्शन के वक्त में कोई साइकिल फ्री दे देगा, कोई लैपटॉप फ्री दे देगा, कोई 2 रुपये किलो चावल दे देगा, या इस प्रकार के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे जो है लोग जो है अपने जो हित जो है साधने की कोशिश करने लगते हैं, बनिस्बत इसके कि लोगों को सक्षम बनाया जाए, लोगों को स्वावलंबी बनाया जाए, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, और उनके जो हित हैं वो सरकार के स्तर से सक्षम बना करके पूरे किए जाएं। अब भ्रष्टाचार से सरकारी राजकोष का दुरुपयोग और उससे होने वाले सामाजिक प्रभाव। तो इस प्रकार से जब दुरुपयोग होता है राजकोष का तो समाज पे भी उसका असर आता हैगा। समाज में दूषित मूल्य स्थापित होने लगते हैं। अब जब भ्रष्टाचार से जो पैसा आता है और भ्रष्टाचारी लोग उस पैसे से जिस तरह से व्यवहार करते हैं समाज में, तो उसमें से एक संदेश जाता है समाज में कि ये ऐसा काम कर रहे हैं और ऐसा काम करने से इनके पास में पैसा आ रहा हैगा। तो फिर सब लोग जो है उसी मानसिकता में, उस दूषित मानसिकता में जो है उससे कन्विंस होने लगते हैं धीरे करके, और फिर उस मानसिकता से उनके जो आचरण हैं, उनके जो मूल्य हैं वो हिलने लगते हैं, और वो कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट करने लगते हैं कि नहीं ये तरीका ही सही है। तो ये इस प्रकार से अगर सोच बनती है समाज में तो ये दूषित मूल्यों के मूल्य स्थापित होने जैसा काम होता हैगा। दूसरी बात ये कि सामाजिक मूल्यों में धन की प्रतिष्ठा। अब जो दुराचारी है, जो भ्रष्टाचारी है, उसके पास में धन होगा, और धन होगा तो वो समाज में इस तरह से व्यवहार करेगा कि उसको दिखाता है वो कि मेरे पास में पैसा है, बाकी के लोगों के पास में पैसा नहीं है, और इस वजह से मैं श्रेष्ठ हूँ, और मेरे पास में जो धन है चाहे वो कैसे भी आया हो उसकी वजह से उसको जो है लोग धीरे करके अगर वो रिकॉग्नाइज करने लगते हैं तो ये धन की प्रतिष्ठा समाज में अगर इस प्रकार से स्थापित होती है तो ये सामाजिक मूल्यों के विपरीत होती है। समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में कटौती होती है, और जब इस प्रकार से धन का व्यय, राजकोष के धन का व्यय इस तरह से होता हैगा और राजकोष में धन की कमी होती है, तो समाज की जो मूलभूत आवश्यकता हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, स्वास्थ्य,
शिक्षा जैसी आवश्यकताएं जो हैं उनमें कटौती होती है और आम जनता जो है इन सब बातों से वंचित रहती है। नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों में उन्नति नहीं। और जब सब ये ऐसा चल रहा होता है समाज में, तो ऐसे में उम्मीद करना कि कोई नैतिक मूल्यों का पालन करे, सामाजिक मूल्यों का पालन करे और उनके हिसाब से जीवन जिए, आचरण करे, तो ऐसा संभव बहुत कम होता हैगा। बहुत कम लोग उस पर अडिग रहते हैंगे। और लेकिन सामाजिक रूप से जो हम देखें पूरे समाज में, तो चूंकि भ्रष्टाचारियों का चलन फिरन आना जाना समाज में होता हैगा, तो ये सामाजिक मूल्यों में उन्नति होना बड़ा मुश्किल होता हैगा। समाज में आर्थिक असमानता, और इसमें यही होता है कि भ्रष्टाचारी भी उसी समाज में है और जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, जो ईमानदारी से रोजी रोटी कमा रहा है, वो भी उसी समाज में है। तो ये एक जो आर्थिक असमानता की, जिसके पास में भ्रष्टाचार का पैसा है वो ऐश आराम से रह रहा हैगा, और जिसके पास में नहीं है वो विपन्नता में रह रहा है, वो गरीबी में गुजारा कर रहा हैगा। तो ये जो आज समाज में असमानता आती है आर्थिक स्तर पे, ये जो है समाज के लिए ठीक नहीं होती है। समाज में विश्वास का अभाव, और जब ऐसा काम चलता रहता है समाज में, तो फिर लोग एक दूसरे पे विश्वास करना कम कर देते हैं कि ये सही है या नहीं है, ये सही है या गलत है। तो इस तरह का जो संशय बन जाता है समाज में एक दूसरे के प्रति, तो उससे एक दूसरे के प्रति विश्वास का जो भाव है, जो विश्वास का धागा है, वो भी टूटता हैगा। सामाजिक भेदभाव में बढ़त, और फिर जब इसमें धन के स्तर पे असमानता है, तो फिर बाकी की चीज़ें भी धीरे धीरे सिर उठाना शुरू कर देती हैं। तो फिर उसमें वो दूसरी चीज़ों को ढूंढने लगते हैं, दूसरी तरीके से एक दूसरे में जो है मीन मेख निकालने का काम करने लगते हैं, भेदभाव करने का काम करने लगते हैं। और इन सब के चलते जो सामाजिक समरसता है, समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे के प्रति आदर रखते हैं, सम्मान रखते हैं, विनम्रता रखते हैंगे, कर्तव्य का पालन करते हैंगे। तो ये जो समरसता है और समाज में सबको जीने का समान अधिकार है, सबके प्रति सद्भाव, ये इसमें धीरे 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 कमी आने लगती है। राष्ट्र के प्रति गौरव, श्रद्धा और भक्ति में कमी। और जब ये सब अगर चलता होता है, तो भी लोगों को लगने लगता है अरे यार क्या है, ये तो ऐसे ही है, ये इस देश में कुछ नहीं हो सकता हैगा और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो भाव खड़ा होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो इस देश में ऐसा ही चलने वाला है, तो फिर धीरे धीरे करके इसकी वजह से राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भी कम होती है और राष्ट्र प्रेम में कमी आती है। नागरिकों के पास रोजगार के अवसर कम होने लगते हैं, और ये सब जब चलता है, राजकोष का क्षरण होता है, अपव्यय होता है राजकोष में, तो फिर सत्ता भी जो है, शासन भी जो है, रोजगार के अवसरों का सृजन करने में वो सक्षम नहीं होता है, और उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। क्योंकि रोजगार के अवसर सृजन करना ये सरकार का काम होता हैगा, और वहीं से ये चीज़ आती भी हैगी। और क्योंकि या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उद्योग धंधे लगे, उनमें रोजगार हो, तो पैसा नहीं है, उद्योग धंधे नहीं लगवा सकते हैं। तो इस तरह से नागरिकों के पास में जो ऑप्शन होते हैंगे काम करने के, वो कम होने लगते हैंगे। और चूँकि इन सब के चलने से ब्लैक अर्थव्यवस्था चल रही है आपकी पैरेलल, ये हो रहा हैगा, तो एक कृत्रिम महंगाई आ जाती है सिस्टम में। क्योंकि ब्लैक इकोनॉमी वाले लोग जो हैं, काला बाजारी जो हैं, जमाखोर जो हैं, मुनाफाखोर जो हैं, वो लोग जो है कृत्रिम अभाव पैदा करके और चीज़ों के दाम बढ़ाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जिनके पास में ब्लैक का पैसा है वो तो खरीद लेंगे आसानी से, लेकिन जो सामान्य नागरिक है उसके लिए जीवन यापन बड़ा महंगा हो जाता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, आप सभी को नमस्कार।